हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टेबिलिटी का पॉइंट शुरू करते। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में बिठाओ कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको अगर आपने सॉल्यूशन में अगर डाले, जैसे कोई वाटर वगैरह में आपने अगर डाले, तो आइडियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता, बट टू सम एक्सटेंड योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट्स। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कंसिडर करते। सपोज M इज योर सेंट्रल मेटल, AB इज A एंड B आर सपोज लिगैंड्स, ठीक है। A और B आपके लिगैंड है, ठीक है। अब आपने अगर सपोज, और इस पे जो भी सपोज चार्ज है +2 वगैरह जो भी चार्ज रहेगा, आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आपने वाटर में डाले, तो वाटर में डालने के बाद आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये डिसोसिएट होना नहीं चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुड नॉट डिसोसिएट। बट अगर देखें प्रैक्टिकली डिसोसिएट नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन है ऐसा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोस वी डू नॉट डिसोसिएटेड व्हेन एडेड टू वाटर, और वी डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन एडेड टू वाटर। सिर्फ जो बाहर का काउंटर रहता है वो आयोनाइज हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा, सपोज आपने MAB टाइप का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चार्ज सपोज +2 की जगह +X कर देता मैं, ये टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको आपने वाटर में डाले। वाटर में डालने के बाद आपको कंपाउंड ऐसा मिलेगा A+B+ ऐसा, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेट आयंस ऑफ मेटल और लिगेंड्स के आपको आयंस मिलना चालू हो जाएंगे टू अ वेरी 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 स्मॉल एक्सटेंट। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट होता है, ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट अगर होता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज सेड टू बी अनस्टेबल if it dissociates on addition to a particular solution। वाटर में या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐड करे और अगर वो डिसोसिएट होता है, तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। अब इसके कन्वर्स पॉइंट हम देखेंगे। अब जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, डिसोसिएशन के बारे में जब भी बात होगी, तो वी कैन डिफाइन, हम एक जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडर करते, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज Ki हम कंसिडर करें, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू, क्या रहेगा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में A+, या ये इसको माइनस साइन दे देता मैं, ठीक है। तो लिगैंड जो है नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज में लिगैंड दे देता, और यहाँ पे रहेगा MAB, और इस पे चार्ज है सपोज +X इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। एक आर्बिट्ररी में कंसिडर कर रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। आप कोई भी दूसरा भी एग्जांपल ले सकते, XY ले सकते, X+Y- भी ले सकते आप। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव सेम चार्ज, जैसे मैंने बताया है। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैंने सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा, और वापस से एसोसिएशन होके वापस से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शन इसमें होने वाली है। तो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज अनस्टेबल। अब जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन के रेशियोज जब हम लेते हैं, तो उससे वैल्यू मिलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर ज़्यादा है न्यूमेरिकली, तो इसका मतलब योर डिनोमिनेटर वैल्यू इज लेस,
क्योंकि स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर इज द वैल्यू। अगर आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट ज़्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, और अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हुआ तो Ki की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो Ki है जिसमें हम डिसोसिएशन रिएक्शन कंसिडर करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसको हम अनस्टेबिलिटी फैक्टर बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अनस्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी फैक्टर का भी पॉइंट जो है वो पहले समझना ज़रूरी है, और अनस्टेबिलिटी फैक्टर का पॉइंट अगर समझ में आए तो हमारे को स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब स्टेबल होता है, सबसे पहले कब अनस्टेबल होता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद उसके आयंस अगर बनते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कम और आयंस का अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनस्टेबल है। अब एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर नंबर, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कोई भी 2-3 कंपाउंड जितने भी दिए जाए उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी का एक नंबर ढूंढेंगे। तो ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है। अब अगर सपोज आपने Ki का फॉर्मूला निकाले, Ki इज अनस्टेबिलिटी फैक्टर। अनस्टेबिलिटी फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये रेशो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना Ki का वैल्यू ज़्यादा रहेगा इसका मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो कम रहेगा। जितना आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा उतना Ki ज़्यादा। इसका मतलब ये, इफ द वैल्यू ऑफ Ki इज मोर, दैट इज अनस्टेबिलिटी फैक्टर इज मोर, दैट मीन्स द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लेस स्टेबल। अब अगर आपको स्टेबिलिटी फैक्टर कंसिडर करना है, इफ यू वांट टू कंसिडर स्टेबिलिटी फैक्टर, तो आपको इसकी रिवर्स रिएक्शन लेना पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगी, रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल लुक लाइक दिस। रिवर्स रिएक्शन ऐसी रहेगी, इसको सिर्फ उल्टा करके लिखना है, M प्लस A माइनस प्लस B माइनस रिवर्सिबली गिव्स MAB और टोटल चार्ज सपोज प्लस X है सपोज। ठीक है, आर्बिट्रेरी चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो रहेगा उसको मैं रिप्रेजेंट करता बीटा से। If you consider beta will be product of concentration of MAB इधर चार्ज है प्लस X डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट M प्लस A माइनस प्लस B माइनस, concentration of metal सेंट्रल मेटल A माइनस एंड B माइनस। अब अगर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो बीटा कम रहेगा, और अगर सपोज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है तो इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और इसकी क्वांटिटी न्यूमरेटर में, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, स्टेबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ अनस्टेबिलिटी फैक्टर। Ki सपोज आर अनस्टेबिलिटी फैक्टर। आपको प्रॉब्लम में स्टेबिलिटी फैक्टर है या अनस्टेबिलिटी फैक्टर दिया गया है, ये आपको ध्यान से देखना है। सपोज आपको बोला गया फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनस्टेबिलिटी फैक्टर इज सो एंड सो, प्रेडिक्ट वेदर इट इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तो अनस्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा अगर होता है तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम स्टेबल रहेगा। अगर आपको बीटा की वैल्यू दी जाती है स्टेबिलिटी फैक्टर की, तो जितना स्टेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर, उतना स्टेबल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। जनरली MCQs में आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो आपका ऑप्शन रहेगा लॉग बीटा। क्या रहेगा? लॉग ऑफ बीटा। लॉग ऑफ बीटा का पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट उसका हमारे स्कोप से बाहर है, बट सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखो कि लॉग बीटा जो है इट डिफाइंस, ये बेसिकली एक नंबर आ जाएगा जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताएगा। ठीक है, तो लॉग बीटा जो जनरली रहेगा फॉर a compound will be K1 into K2 into K3 into K4 if you have 4 ligands, 6 ligands रहे तो K1 into K2 into K3 into K4 into K5 into K6। ये एडिशनल पॉइंट आप सिर्फ नोट करके रखो। लॉग बीटा डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका फॉर्मूला भी आप लिख लो, प्रॉब्लम इस पे नहीं रहेगा, बट एमसीक्यू में एक आधी बार आपको पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन के रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब कौन से ऐसे पैरामीटर्स है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन विच दिस स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा डिपेंड्स। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बीटा, वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ कंसिडर करेंगे, कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करने वाली है। तो हम स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोलेंगे, सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर आपका स्टेबिलिटी डिपेंड करता है दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। ठीक है, अगर सपोज आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल पे फॉर एग्जांपल +3 चार्ज है, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल पे +2 चार्ज है, और आपको पूछा जाए इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो हमेशा याद रखना है कि द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड with coordination compound with more charge on CM will be more stable. More charge on central metal will be more stable. तो अगर सपोज आपके पास में आयरन दैट इज +3, आयरन +2, ये दो टाइप के सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल में आपका सेंट्रल मेटल पे चार्ज इस पे +3 है, इस पे +2 है। जब भी सेंट्रल मेटल पे चार्ज ज़्यादा रहेगा फॉर सेम टाइप ऑफ लिगैंड, यू विल फाइंड दैट स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी मोर। तो पहला रूल लिख लो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन स्टेबिलिटी में, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ मोर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल विल बी मोर स्टेबल। अब एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है जिसको हम इरविन विलियम सीरीज बोलते हैं। देयर इज अ इम्पॉर्टेंट सीरीज विच इज कॉल्ड एज इरविन विलियम सीरीज। इरविन विलियम सीरीज जो है इरविन विलियम सीरीज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है जिसको हम इरविन विलियम सीरीज बोलते हैं। ये इरविन विलियम सीरीज के हिसाब से आपके 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। इरविन और विलियम दोनों ने मिलके एक सीरीज दिए थे जिसको हम बोलेंगे इरविन विलियम सीरीज, जिसमें कुछ एलिमेंट्स 3D सीरीज मतलब विच बिलोंग्स टू 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल्स का टीवा, क्रोमन, फेको, निकोजी। अगर सपोज ये एलिमेंट्स आपके सेंट्रल मेटल के जैसे प्रेजेंट है तो उसके लिए फॉर सेम चार्ज, और चार्ज भी कौन सा बोला गया है +2, फॉर +2 चार्ज उन्होंने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिया है अकॉर्डिंग टू इरविन एंड विलियम। फॉर एनी टाइप ऑफ लिगैंड, आपके सेंट्रल मेटल को वीक फील्ड लिगैंड अटैच रहो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच रहो, irrespective of the type of ligand attached to central metal of 3D सीरीज, और 3D सीरीज के जो सेंट्रल मेटल है उनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आपकी स्टेबिलिटी कुछ इस ऑर्डर में रहेगी।
तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है इरविन सीरीज के हिसाब से कुछ इस तरीका दिया गया है। मांगा आयन कोबाल्ट, मांगा आयन कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग हम Mn से करेंगे, तो Mn मतलब रहेगा हमारा मैंगनीज, मैंगनीज पे चार्ज +2, आयन पे +2, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक सब पे +2 चार्ज। व्हाट इज इरविन विलियम सीरीज? इरविन विलियम सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें ये बताया गया है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से वाले ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल मेटल की ऑर्डर उन्होंने दे दी है हमारे को। इरविन के हिसाब से अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें मैंगनीज +2 चार्ज है, आयरन +2 चार्ज है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक पे +2 चार्ज है, तो स्टेबिलिटी में जिंक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कॉपर, एज कम्पेयर टू निकेल, एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, एज कम्पेयर टू आयरन एंड एज कम्पेयर टू मैंगनीज। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखना बहुत सिंपल है। मांगा आयन कोबाल्ट, मांगा आयन कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक, क्या बोलेंगे हम? मांगा आयन कोबाल्ट, निकला कॉपर जिंक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, क्या बोलेंगे हम? मांगा आयन कोबाल्ट, निकला कॉपर और जिंक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, अब जैसे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिए CuNH3 टेकन 4 टाइम्स +2, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, और इसमें ये भी दिया जाएगा सपोज CuNH3 टेकन 4 टाइम्स +2। आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड NH3 टेकन 4 टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोर स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? CuNH3 4 टाइम्स या CuNH3 4 टाइम्स? आपका आंसर रहेगा CuNH3 टेकन 4 टाइम्स। क्यों ऐसा? क्योंकि इरविन के हिसाब से 3D सीरीज के एलिमेंट्स में ऐसा माना जा रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड, आपके लिगैंड्स कितने भी रहने दो, उसका नेचर कुछ भी रहने दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका सेंट्रल मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। अब अगर सीरीज को आप देखेंगे तो आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, कॉपर की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा है? कोबाल्ट से। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर इज मोर एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, देयरफॉर कौन सा वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा? CuNH3 टेकन 4 टाइम्स। ये जो सीरीज है कौन सी सीरीज है? इरविन विलियम सीरीज। तो सबसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी में चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल सेंट्रल एलिमेंट रहेगा। फॉर सेम चार्ज के लिए कौन सी सीरीज? इरविन विलियम सीरीज। इस पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इरविन विलियम सीरीज याद कैसे रहेंगी? मांगा आयन कोबाल्ट, निकला कॉपर और जिंक। ठीक है, अब जो सेकेंड पैरामीटर है, सेकेंड पैरामीटर जिस पे आपका स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिपेंड करता है, सेकेंड पैरामीटर on which stability of coordination compound is dependent will be, stability of coordination compound जिस पे डिपेंड करेगा ना, सेकेंड पैरामीटर रहेगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, सॉरी बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। सेकेंड पैरामीटर रहेगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। अब आपका लिगैंड लीवाइस बेस है, ये लोन पेयर डोनेट करता, तो आपका लिगैंड जो ज़्यादा बेसिक नेचर का रहेगा, ज़्यादा जल्दी जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। तो हम ऐसा बोलेंगे, लिगैंड्स दैट आर मोर बेसिक, लिगैंड्स दैट आर मोर बेसिक, लिगैंड्स दैट आर मोर बेसिक इन नेचर, लिगैंड्स दैट आर मोर बेसिक इन नेचर will be more stable, will be more stable। लिगैंड्स जिनका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल CuNH3 टेकन 4 टाइम्स +2 और
CN टेकन 4 टाइम्स -2 चार्ज। ये दो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेम सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल का चार्ज भी सेम है। CuNH3 टेकन 4 टाइम्स +2, CuNH3 टेकन 4 टाइम्स -2। दोनों का आप सेंट्रल मेटल का अगर ये निकालेंगे ऑक्सीडेशन तो दोनों का +2 आ रहा। सेम मेटल है, सेंट्रल मेटल, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा? तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका लिगैंड कौन सा बेसिक ज़्यादा है। ऐसा माना जाता या ऐसा एक्चुअल फैक्ट है कि CN- इज मोर बेसिक देन अमोनिया। साइनाइड आयन जो है CN-, ये ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ये ज़्यादा बेसिक क्यों है? क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस होता है वीक एसिड HCN का। HCN का अगर हाइड्रोजन निकाल लिया आपने तो बनेगा CN-। HCN वीक एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है CN-, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं उसको, तो कॉन्जुगेट बेस जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता। CN- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड HCN, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो CN- स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से, इसके लिए ये दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सेकेंड पैरामीटर ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। अब थर्ड पैरामीटर का डिस्कशन ऑलरेडी इसके पहले हुआ था हमारा, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो इसके लिए मैं आपके लिए रिपीट कर रहा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें आपके पास मल्टीडेंटेड लिगैंड्स है, और मल्टीडेंटेड लिगैंड्स में आपके सेंट्रल मेटल के साथ वो काइलेट्स फॉर्म करते हैं, काइलेट्स। ठीक है, तो काइलेट्स फॉर्मेशन में जिसके काइलेट्स ज़्यादा रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग more coordination compounds having more rings in their structure will be more stable, साधारण भाषा में जिसमें ज़्यादा रिंग रहेंगे, रिंग का मतलब काइलेट CHE, काइलेट्स, जिसमें ज़्यादा काइलेट्स रहेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग मोर रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, जिसमें काइलेट ज़्यादा रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या? यस, EAN अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। EAN जितना ज़्यादा रहेगा, यानी नियरेस्ट टू नोबल गैस रहना चाहिए, और नोबल गैस अगर है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। ये सिंपल से पैरामीटर्स है जिस पे स्टेबिलिटी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी में पहले दो जो पॉइंट है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, और सेकेंड वाला जो है हमारा बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, जो ज़्यादा बेसिक रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये सब कुछ भी पैरामीटर आपको दिया नहीं है, सिर्फ बीटा की वैल्यू दी गई, लॉग बीटा या बीटा की, तो जिसमें बीटा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जिसमें ज़्यादा रहेगी, वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, अब स्टेबिलिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशन हम देखेंगे। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है आपका, दैट इज इन मेडिसिन्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ एप्लीकेशन है क्या? यस, इसके पहले डिस्कशन हुआ है हमारा। सिस्प्लैटिन नाम का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सिस्प्लैटिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम सिस्प्लैटिन बोलेंगे। तो सिस्प्लैटिन इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कर्करोग म्हणतात ज्याला। फिर उसके बाद अगर सपोज किसी को लेड पॉइजनिंग हो जाती है, तो लेड पॉइजनिंग में हम EDTA को यूज़ करते हैं। EDTA इज़ यूज्ड इन लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड से पॉइजनिंग अगर हो जाती है, किसी को लेड पॉइजनिंग बोलेंगे जिसको, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए EDTA यूज़ किया जाता है।
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिस्प्लेटिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, EDTA इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे को जो ध्यान रखना है वो कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एज अ सेंट्रल मेटल प्रेजेंट रहेगा इन क्लोरोफिल। स्पेलिंग जो भी रहेगी, अवॉइड एनी स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती तो वो आपको थोड़ा मुझे माफ़ करना पड़ेगा। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से यानी क्लोरोफिल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम रहेगा। फिर उसके बाद में हम हीमोग्लोबिन कंसिडर करेंगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो रहेगा उसमें सेंट्रल मेटल रहेगा आयरन। तो आयरन इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता इन हीमोग्लोबिन जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा। तो हीमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे हम। फिर साइनोकोबालामाइन जो हम विटामिन B12 बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन उसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट रहेगा। कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, विटामिन B12 which is called cyanocobalamin। तो cyanocobalt amine is a coordination compound in which central metal is cobalt। तो विटामिन B12 is coordination compound of cobalt। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं आप। तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में सिंपल से 3 MCQ में तो बहुत बार पूछे गए हैं। देन मेडिसिन में सिस्प्लेटिन, EDTA, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसका एप्लीकेशन जो है इट इज़ इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में क्या एप्लीकेशन है वो हमारे को देखना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं अब इसको। आपका वाटर जो है इट विल बी हार्ड इफ इट हैज कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयंस। water sample is said to be hard if it has calcium and magnesium ions। इसको अगर आपको सॉफ्ट करना है तो यू हैव टू यूज EDTA। EDTA जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेटो विच इज़ अ हेक्साडेंटेड लिगैंड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। EDTA जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हमेशा बहुत इजीली बॉन्ड कर लेता है। तो इसके लिए हम इसको वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग में। तो व्हाट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, तो हम बोलेंगे EDTA इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। फिर और इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, और एक एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसिडर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नोबल मेटल्स बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नोबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जब आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी रहेगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे प्रेशियस मेटल जो नोबल मेटल है, जनरली रिएक्ट नहीं करते, ऐसे मेटल्स को अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो किसी पे, तो एक एक एटम जो है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर सपोज गोल्ड का 1 ग्राम भी अगर आप देखेंगे तो आज के रेट के हिसाब से 6000 का तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम भी आपको ज़्यादा और कम यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम KAuCN टेकन ट्वाइस, KAg देन CN टेकन ट्वाइस, ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे टाइप के क्यों यूज़ करते हैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको बोलता। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये डिसोसिएट जनरली होते नहीं, डिसोसिएट हुए तो भी बहुत स्लोली डिसोसिएट होंगे। इसके लिए कैलकुलेटेड अमाउंट हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड जो है आपके सामने KAgCN टेकन ट्वाइस, KAuCN टेकन, KAgCN टेकन ट्वाइस, KAuCN टेकन ट्वाइस, ये दोनों आपको याद रखने हैं।
तो ये जनरली किस में यूज़ होंगे, दे विल बी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये पॉइंट ध्यान रखो, ये आपके एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा इसमें हम एमसीक्यूज वगैरह एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रिमेनिंग पार्ट्स में हम पूरा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो चैप्टर के डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, ठीक है। चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ,